हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चल रहे सूडान क्राइसिस के बारे में। आपने दोस्तों न्यूज़ में देखा होगा कि भारतीय सेनाएं सूडान में जाकर बहुत सारे भारतीयों को वहां से वापस ला रही हैं। कारण सूडान क्राइसिस। हम चर्चा करेंगे ये सूडान क्राइसिस क्यों हो रहा है और कौन कौन, मतलब ये कि जो गृह युद्ध है सूडान का, उसमें कौन कौन सी पार्टियां, कौन दो पक्ष हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, कोई अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका रसिया इनका कोई हाथ तो नहीं है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस सूडान का मैप देख रहे हैं। यह सूडान और ये साउथ सूडान, पहले ये दोनों एक देश ही हुआ करते थे, लेकिन 2011 में दोनों का विभाजन हो गया। इसको भी हम आगे समझेंगे। दोस्तों, ये आप हिस्ट्री शीट, हिस्ट्री कैलेंडर देख रहे हैं, इसको आपको समझेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी सूडान की हिस्ट्री के बारे में और वर्तमान स्थिति को समझने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, 1980 से सूडान में सिविल वार शुरू हुआ था, लेकिन 1980 से लेकर 1989 तक वहाँ पर सिविल सरकार हुआ करती थी। इस सिविल वार का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के ब्रिगेडियर अल बाशिर ने सेना का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की सिविल सरकार को ओवरथ्रो कर दिया और खुद वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन गृह युद्ध दोस्तों अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। 1989 से लेकर 2019 तक उमर अल बाशिर सूडान के राष्ट्रपति रहे। इस बीच जो गृह युद्ध चल रहा था, अब यह गृह युद्ध चल रहा था साउथ सूडान के लिए। जो सूडान का नॉर्थ का इलाका है वह किसका बहुल है, मुस्लिम वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और साउथ में क्रिश्चियंस रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है कि हमें एक सेपरेट नेशन दिया जाए। कौन डिमांड कर रही है? क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो साउथ की वो डिमांड कर रही थी। फाइनली इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें यूएसए और यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हुआ था और अफ्रीकन यूनियन इन्वॉल्व हुई थी। इनके द्वारा एक एग्रीमेंट करवाया गया और फाइनली 2011 में साउथ सूडान को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन उसकी घोषणा कर दी गई। तो एक भाग तो सूडान से अलग हो गया। अभी भी राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? उमर अल बशीर सूडान के राष्ट्रपति बने हुए हैं 2019 तक। 2019 से पहले क्या होता है कि उमर अल बशीर ये जनरल अब्देल फतह अल बुरहान को अपनी आर्मी का कमांडर नियुक्त करते हैं, मतलब आर्मी चीफ जनरल नियुक्त करते हैं। और जनरल मोहम्मद हमदान दैगलो क्या अपॉइंट करते हैं? ये RSF जो वहाँ की पैरामिलिट्री है उसका हेड नियुक्त करते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स का हेड नियुक्त करते हैं। तो मिलिट्री के हेड ये हो गए और पैरामिलिट्री के हेड ये हो गए, दोनों ही बहुत पावरफुल। इनके पास भी लगभग 1 लाख के आसपास आर्मी थी और इनके पास भी 1.5 लाख के पास में आर्मी थी। तो दोनों ही काफ़ी पावरफुल। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाते हुए इन्हें ही ओवरथ्रो कर दिया। इनको सेना का इस्तेमाल करते हुए, पावर का इस्तेमाल करते हुए उमर अल बशीर को वहाँ का जो राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया और जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और जनरल मोहम्मद हमदान दगलो वहाँ के उपराष्ट्रपति बन गए। ये थी स्थिति 2019 तक की। लेकिन चूंकि सूडान की जो सरकार है वो आर्मी सरकार थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता नहीं मिल रही थी। इंटरनेशनल पैक्ट करने में उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल एक बनाई जिसको उन्होंने एज ए सिविल बॉडी के रूप में प्रचार किया, स्थापित किया। एक गवर्निंग बॉडी थी जिसके हेड कौन बने? जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान इसके हेड बने और मोहम्मद हमदान दगलो उसके वाइस प्रेसिडेंट बने। इस प्रकार से वहाँ की सरकार चल रही थी। इसमें पैक्ट ये था, ये 36 महीने के लिए थी, तो 21 महीने कौन काम करेगा यहाँ पर? मिलिट्री सरकार काम करेगी, बाकी बचे हुए समय में सिविल सरकार काम करेगी। तो पहले तो मिलिट्री जो है सरकार बनी रही, लेकिन जब सिविल के बाद आई तो इन्होंने इस बॉडी को ख़त्म कर दिया और अगेन ये लोग मिलिट्री सरकार चलाने लगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि जनरल अब्दुल फतेह ये जो हैं, अब इनको डर लगने लगा कि मोहम्मद हमदान दगलो जो धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे, इनके पास बहुत पैसा होने जा रहा था, तो इनको डर लगा कि कहीं ये मुझे ओवरथ्रो ना कर दे। तो इन्होंने ही पहले दगलो को ओवरथ्रो करने की प्रोसेस शुरू कर दी। जो पहले के राष्ट्रपति थे जो इनके अगेंस्ट काम करते हैं उनको बड़े बड़े पदों पर ये
बैठाने लगे जो उनको उचित नहीं लगा, और इस प्रकार से इन्होंने सरकार के राष्ट्रपति के खिलाफ में विद्रोह शुरू कर दिया, और ये विद्रोह जो अभी भी जारी है। ये स्थिति दोस्तों वर्तमान की है। अगर हम दोस्तों इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यूएसए का रोल क्या है? स्पष्ट रोल यूएसए का दिखता नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, उनके जरूर नज़दीकियां हैं किससे? यूएसए से। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएसए का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें रसिया की इन्वॉल्वमेंट की, तो जो दगैलो हैं, जनरल दगैलो हैं, उनके संबंध जरूर अच्छे हैं रसिया से। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जनरल दगैलो को इसका फ़ायदा मिलेगा कि रसिया का कोई ग्रुप, रसिया से हथियार इनको मिलते रहेंगे और इनको लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। जाहिर सी बात है, जहाँ रसिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इनके तो काफ़ी संबंध अच्छे अमेरिका से भी हैं और इसराइल से भी हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है दोस्तों, लड़ाई चल सकती है। आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम तो अगर ये कामना करते हैं जल्दी वहाँ पीस हो जाए, जिससे जो सिविलियन जनता बहुत परेशान है, लगभग 40 लाख लोगों ने दोस्तों अभी तक देश छोड़ दिया है, जिनके पास ना खाने को है ना पीने को है। तो हमारी यही कामना है कि वहाँ जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।